हाँ तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का 11वां पाठ। 11वें पाठ का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अगर आपको ये पाठ इस पूरी क्लास के अंदर ही समझना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो आप कॉपी और पेन के बिल्कुल हाथ में लगाना और ओनली फॉर जो मैं पढ़ूंगा उसको समझने में अपना सारा उसमें दिमाग लगाना। और आपको अगर नोट्स लिखने हैं तो बाद में आप हमारे वीडियो द्वारा लिख लेना। अभी ओनली फॉर ये पाठ समझिएगा आप। इस पाठ का हमारा पहला टॉपिक है कार्य। क्या है पहला टॉपिक? कार्य। कार्य क्या होता है? जब कोई वस्तु गत्यावस्था या स्थिर अवस्था में होती है तो उसकी गत्यावस्था या स्थिर अवस्था में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य को W से लिखते हैं। कार्य बराबर होता है F S। F यानी बल और S यानी विस्थापन। मतलब हम किसी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाते हैं और वह वस्तु गति करती है या विस्थापित होती है, तो वो जितनी विस्थापित होती है और हम जितना बल लगाते हैं उन दोनों को गुणा करने पर हमारा क्या आएगा? कार्य आएगा। अगर हमें कोण दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? कोण, तो कार्य बराबर क्या होगा? F S cos थीटा। अगर हमें कोण दिया हो तो अब हम देखेंगे कार्य को अच्छे तरह से उदाहरण से समझने के लिए हम देखते हैं। जैसे कि कोई पुस्तकों से भरी कोई अलमारी है और हम उस अलमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस पर बल लगा रहे हैं और काफी परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रही है। तो विज्ञान की दृष्टि से वो हमारा बल, वो जो हम बल लगाते हैं अलमारी के ऊपर, वो बल कार्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस स्थिति में अलमारी क्या नहीं हुई? विस्थापित नहीं हुई अपनी जगह से। और अगर अपन ने टेबल से किताब को उठाकर कहां पे रख दिया? उठाकर दूसरी जगह रख दिया, तो विज्ञान की दृष्टि से वो क्या किया गया है? कार्य किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अगर हमें क्या दिया हो? गुरुत्वीय त्वरण दी हो, तो उस समय कार्य बराबर क्या होगा? उस समय कार्य बराबर होगा mgh। उस समय कार्य बराबर क्या होगा? mgh। जब हमें गुरुत्वीय त्वरण दी हो, m यानी उस वस्तु का द्रव्यमान, h यानी ऊंचाई, g यानी गुरुत्वीय त्वरण। कार्य का मात्रक क्या होता है? अगर जो हमारा बल है वह किसमें हो? न्यूटन में हो, और जो हमारी दूरी है वह किसमें हो? मीटर में। विस्थापन जितनी दूरी होगी वह अगर मीटर में हो तो हमारा कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। उस समय कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। ये हमारा कार्य का मात्रक है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? कार्य से संबंधित है। कार्य भी एक अदिश राशि होती है और ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि जब हमें बल और बल की दिशा दी हो तो उसे क्या कहते हैं? एक अदिश राशि कहते हैं। और ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा की जो हम परिभाषा देखते हैं, तो ऊर्जा की परिभाषा होती है कि जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के रसायनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं, उसमें से हम ऊर्जा के कुछ जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार। जो कुछ ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ऊर्जा का पहला महत्वपूर्ण प्रकार है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है ना, उन दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊष्मा के जो कण होते हैं उन कणों में निहित ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के रसायनों से प्राप्त ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हमारे सेल के अंदर, हमारा जो सेल होता है विद्युत सेल, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं।
विद्युत ऊर्जा, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो आवेश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनमें जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग हमारे घरों में होता है विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों को चलाने में। गुरुत्वीय ऊर्जा, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जैसे यूरेनियम, थोरियम, जो विभिन्न प्रकार के तत्व पदार्थ होते हैं ना, जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाभिकीय बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, उनके अंदर उन्हें डालते हैं उन पदार्थों को, तो उनसे एक ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। मतलब नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो उनसे जो प्राप्त ऊर्जा होती है हमें उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, इनके बारे में हम जो इनमें से कुछ टॉपिक है उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में अभी हमने देखी थी इसकी परिभाषा, तो क्या थी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें देखेंगे हम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है। पहला है ये है स्थितिज गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जब वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई दौड़ने वाला दौड़ता है तो उसके दौड़ने के कारण क्या होती है, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ पानी है तो उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। पेड़ से गिरता हुआ फल, फल के अंदर उस टाइम एक ऊर्जा निहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में दूसरी ऊर्जा थी एक स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब वस्तु में स्थिति के कारण उसमें क्या होती है, ऊर्जा निहित हो जाती है। जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा निहित हो जाती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को हम जब दबाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और जैसे हमारा तीर कमान होते हैं, तीर कमान के अंदर जब हम तीर को पीछे की ओर लेते हैं तो उसमें एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। फिर जैसे हम तीर को छोड़ते हैं तो वह स्थितिज ऊर्जा के कारण तीर क्या होती है, आगे की ओर जाती है। ये हम और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है इसका 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, mgh। ये दोनों के फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें कहीं पे गतिज ऊर्जा निकालनी है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो इसका उपयोग करेंगे। और यांत्रिक ऊर्जा निकालनी हो तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। अब आगे देखेंगे हम, अब हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, उसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण क्या है कि जैसे हम कोई कील होती है, उसको अगर लकड़ी के गुटके के अंदर प्रवेश कराना है तो हम क्या करते हैं, एक हथौड़ा लेते हैं और हथौड़े से क्या करते हैं, कील को लकड़ी के गुटके के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसके अंदर प्रमुख 3 प्रक्रियाएं होती है। उसमें से पहली प्रक्रिया क्या होती है, जो हमारा हथौड़ा होता है उसमें क्या होता है, एक भार होता है, और उस भार के कारण उसमें क्या होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। उस भार के कारण ही उसमें अंतर्निहित स्थितिज ऊर्जा होती है। पहला टॉपिक तो ये होता है हमारा। दूसरा होता है कि जब हम हथौड़े को उठाते हैं, किस लिए उठाते हैं, कील के मारने के लिए। तो उसको उठाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके अंदर जो क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जैसे ही हम उस हथौड़े से जोर से प्रहार करते हैं कील के अंदर, तो क्या होता है, क्या होती है, उस समय उस हथौड़े में गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, कील जो होती है हमारी वो किसमें प्रवेश कर जाती है, लकड़ी के गुटके के अंदर प्रवेश कर जाती है।
तो इस प्रकार ये यांत्रिक ऊर्जा का एक उदाहरण था। ये आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई यांत्रिक ऊर्जा को एक उदाहरण द्वारा समझाओ, तो आपको ये तीनों टॉपिक लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जो आपको पहले भी इसकी परिभाषा बताई गई है। विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है। दूसरा, आवेशित जो कण होते हैं, आवेशित कण होते हैं, उन आवेशित कणों में क्या होती है, एक अंतर्निहित ऊर्जा स्थित होती है। उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त कैसे की जाती है। विद्युत ऊर्जा विभिन्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो उसकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर उसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। वो कुछ हम निम्नलिखित देखेंगे उसके प्राप्ति के स्रोत। हमारी ये पहले विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का प्राप्ति का पहला स्रोत है कोयला संयंत्र से। कोयला संयंत्र में क्या होता है कि जो हमारा एक शुद्ध जल होता है, उस जल को क्या करते हैं हम, कोयले में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसके द्वारा उस जल को गर्म करते हैं। और वो जल गर्म होता है तो उससे क्या निकलेगी, भाप निकलती है या वाष्प निकलती है। और उस वाष्प से क्या होता है, उस वाष्प को हम उस जगह पे पहुंचाते हैं जहां पर टरबाइन लगा होता है। और उस वाष्प के कारण वह टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के घूमने के कारण उसमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या प्राप्त हो जाती है, कोयला संयंत्र से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। नाभिकीय संयंत्र में क्या होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थ होते हैं उनसे हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस संयंत्र में उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को किसमें उपयोग किया जाता है, जल को गर्म करने में। और जल को गर्म करने के बाद उसमें से क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। और वाष्प के कारण क्या होता है, टरबाइन घूमता है। तो टरबाइन घूमने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ये था हमारा नाभिकीय संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जल के बहाव के कारण जो हमारे बड़े बड़े बांध होते हैं उनमें ये उनके नीचे लगा होता है। बांधों का पानी जहां पर गिरता है वहां पर इससे संयंत्र बनाए गए हैं। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, पानी के बहाव के कारण क्या होता है, टरबाइन घूमता है। और टरबाइन के घूमने के कारण क्या होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। और उस विद्युत ऊर्जा से और इससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है, हवा के कारण जो पवन चक्कियां घूमती है, तो उन पवन चक्कियों के घूमने के कारण क्या होती है, विद्युत का निर्माण होता है। इससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा में क्या होता है, सौर ऊर्जा में सूर्य का प्रकाश होता है, उस प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। और उस पानी को गर्म करने के बाद उसकी जो वाष्प होती है वो टरबाइन को घुमाती है। और टरबाइन के घूमने के कारण क्या होती है, विद्युत ऊर्जा निर्माण होती है। और उस विद्युत ऊर्जा का बाद में हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उस सूर्य के प्रकाश के अंदर जो फोटोन होते हैं उनको सौर पैनलों द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है उन फोटोन को। और उन्हीं फोटोन से हमें बाद में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारे विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने के ये सभी स्रोत थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे अब हम देखेंगे विद्युत ऊर्जा का उपयोग। विद्युत ऊर्जा का उपयोग काफी किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, पंखा आदि लगे हुए होते हैं उनको चलाने में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। और जो हमारी वाहन होते हैं उन वाहनों में भी क्या लगी होती है, एक बैटरी लगी होती है। और उस बैटरी को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, विद्युत ऊर्जा की। और जो हमारे फोन होता है उस फोन के अंदर बैटरी लगी होती है, उस बैटरी को भी, फोन की बैटरी को चलाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए जो हम जिसका उपयोग करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए हम विद्युत उपकरणों का भी उपयोग करने लगे हैं आजकल। तो उस आधुनिक खाना बनाने वाले उपकरण को चलाने के लिए भी हम विद्युत ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। और हीटर, स्टोव आदि को चलाने के लिए भी हम आजकल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं।
ये विद्युत ऊर्जा की कुछ निम्नलिखित उपयोग थे। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है वो हम देखेंगे। अब हमने अब तक पढ़ लिया है ऊर्जा के प्रकार के अंदर क्या पढ़ा था हमने, पहला यांत्रिक ऊर्जा और दूसरा पढ़ा हमने विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के अंदर क्या था, वह दो प्रकार की थी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है और उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है, कोई भी अगर वस्तु होती है उसमें अगर कोई गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ना उसका मान हमेशा स्थिर बना रहेगा। कभी भी किसी भी वस्तु की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वह कभी परिवर्तित नहीं होगी। यानी किसी भी वस्तु है और उसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निहित है, यांत्रिक ऊर्जा है उसमें, तो अगर उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे कभी भी किसी भी वस्तु की है ना यांत्रिक ऊर्जा में भी कभी भी उसको यांत्रिक ऊर्जा को कभी भी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, वह हमेशा एक समान रहती है। इसे हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। जैसे कि ये हमारा कोई पृष्ठ है जिस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। इस स्प्रिंग के अंतिम सिरे पे एक लकड़ी का गुटका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लकड़ी का गुटका। अब जैसे हम इस लकड़ी के गुटके को इस पृष्ठ की ओर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगी, संकुचित हो जाएगी और इसमें इसकी गति में भी परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा निहित होगी। तो इस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर पहले पढ़ा था हमने 1/2 mv स्क्वायर। तो इस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv स्क्वायर। और अगर हम है ना जो ये स्प्रिंग संपीड़ित हुई, इस संपीड़न को हम क्या माने, अक्ष माने और वस्तु का नियतांक k माने, तो इस समय इसमें निहित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान इस समय क्या होगा, 1/2 kx स्क्वायर। अगर हम संपीड़न अक्ष माने और वस्तु का नियतांक k माने तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 kx स्क्वायर। अब ये स्प्रिंग, ये गुटका था लकड़ी का जो यहाँ पे आ गया संपीड़न के कारण, और जब ये लकड़ी का गुटका स्प्रिंग के विपरीत ओर बल लगाएगा, गतिज ऊर्जा करेगा, तो ये पुनः अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगा और साम्य अवस्था के में आता है। तो उस समय गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, उस समय भी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। और जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इस गुटके द्वारा संपीड़न होना, वापस अपनी पुनः साम्य अवस्था में आना, इस पूरी अवस्था में इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसका मान क्या होता है, संरक्षित होता है। हम गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा को हम E से लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा को EP से, और जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है हमारी क्या होती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे हम EM से लिखते हैं। तो अगर किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो गतिज का कम हो जाएगा, क्योंकि उस वस्तु की हमेशा कुल यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वह बराबर रहती है। इसी कारण ऐसा होता है, इसे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। और कुल यांत्रिक ऊर्जा EM बराबर क्या होता है, EP प्लस EK। इसे हम कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शक्ति।
शक्ति से पहले हम ऊर्जा का क्षय पढ़ लेते हैं। ऊर्जा का क्षय किसे कहते हैं? ऊर्जा का क्षय का मतलब होता है जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो ऊर्जा का उपयोग करते समय ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है उस कुछ भाग ऐसे भाग में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। उस अनावश्यक भाग को ही हम ऊर्जा का क्षय कहते हैं। ऊर्जा का क्षय 3 रूप में होता है। पहला ध्वनि ऊर्जा। ऊर्जा का उपयोग करते समय ऊर्जा का कुछ भाग किसमें बदल जाता है? ध्वनि में बदल जाता है। जैसे वाहनों से आने वाली जो आवाजें होती है इसमें भी ऊर्जा का कुछ क्षय होता है, जिसे कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा में ऊर्जा का क्षय, ध्वनि में ऊर्जा का क्षय हो गया। अब उष्मा में ऊर्जा का क्षय। उष्मा के रूप में कैसे होता है ऊर्जा का क्षय? कि कोई भी वस्तु में हम ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है वह वस्तु गर्म हो जाती है, जिससे उसकी कुछ ऊर्जा के भाग अनावश्यक भाग में बदल जाता है। ये उष्मा ऊर्जा है। उष्मा ऊर्जा का कुछ भाग किसमें, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किसमें से हो जाता है? उष्मा ऊर्जा में से हो जाता है। और एक भाग है हमारा तीसरा है प्रकाश ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का कुछ रूप किसमें से हो जाता है? प्रकाश के रूप में से हो जाता है। जैसे वह वस्तु उष्मा ग्रहण करके हो जाती है, प्रकाश देने लगती है, तो ऊर्जा का कुछ रूप प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। अब हम ऊर्जा के क्षय को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारे घरों में ऊर्जा आती है, विद्युत ऊर्जा वह कहां से आती है? पहले तो उसका निर्माण होता है टरबाइन द्वारा। टरबाइन को घुमाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस जगह पे भी विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए ऊर्जा का क्षय हो जाता है। उसके बाद में जो ऊर्जा का निर्माण का स्थान है उस स्थान से घरों तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए भी ऊर्जा का कुछ रूप वहीं पे अनावश्यक भाग में बदल जाता है। और उसके बाद जब ऊर्जा हमारे घरों में आ जाती है, उसके बाद में वह जब जैसे हमें बल्ब को चलाना है तो बल्ब को चलाने के लिए वह कहां पहुंचेगी? बल्ब के फिलामेंट तक पहुंचेगी, और बल्ब के पहले वो फिलामेंट को क्या करेगी? गर्म करेगी, और वह फिलामेंट जब गर्म होगा पूर्ण तरीके से तभी वह हमें प्रकाश देगा। तो वहां पर बल्ब में फिलामेंट में उष्मा ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा का बहुत भाग क्या हो जाता है? अनावश्यक रूप में बदल जाता है। इस प्रकार यहाँ पे ऊर्जा का क्षय होता है। अब जैसे वाहनों में भी जो कुल उसकी ऊर्जा होती है उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका अधिकतम भाग इसमें घर्षण के कारण वाहनों के पहियों और सड़क के मध्य घर्षण के कारण क्या होता है? अनुपयोगी भाग में बदल जाता है। अपना जो वाहनों में ऊर्जा होती है वह किसमें बदल जाती है? घर्षण के कारण वाहनों से आने वाली विभिन्न प्रकार की आवाजें इसमें बदल जाती है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के क्षय को कम करने के उपाय। ऊर्जा का क्षय 3 रूप में होता है: ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। और अब है ऊर्जा का क्षय कम करने के उपाय। ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए निम्नलिखित हम 5 उपाय कर सकते हैं। उसमें से पहला उपाय है हमारा कि जो हम विद्युत उपकरण खरीदते हैं उन विद्युत उपकरणों को खरीदते समय हमें उन पर 5 स्टार रेटिंग को देखना चाहिए। जो हम विद्युत उपकरण खरीद रहे हैं उनकी स्टार रेटिंग अगर बढ़िया होगी, ज्यादा होगी, तो वह कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इसलिए हमें हमेशा उनको खरीदते समय उनकी स्टार रेटिंग को देखना चाहिए। और दूसरा है कि जब हमारे कोई भी विद्युत उपकरण काम में नहीं आ रहा होता है तो उसे हमें आपातः उपयोगी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो स्विच होते हैं उस स्विच को हम क्या करते हैं? चालू छोड़ देते हैं। चालू छोड़ देते हैं तो उस समय जब चालू रहता है तो अब हमें लगता है कि ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है, परंतु ऊर्जा के कुछ भाग का उस समय भी क्षय होता है। तीसरा है कि ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए तीसरा उपाय है कि जो हम मकान बनाते हैं
उन मकानों को इस प्रकार बनाना चाहिए, उन्हें इस प्रकार बनाना चाहिए कि वो सर्दी में तो क्या रहे, गर्म रहे, और गर्मी में क्या रहे, ठंडे रहे। इस प्रकार हमें हमारे मकानों को बनाना चाहिए। और इस प्रकार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, घरों में जो ईंटें लगाते हैं हम, उन ईंटों को विद्युत रोधी या उष्मारोधी बनाकर हम ऐसा कर सकते हैं, ऊर्जा की क्षय को कम होने से बचा सकते हैं। और ऊर्जा की क्षय को कम करने के लिए हमारा चौथा उपाय है कि जो वर्षा का जल होता है उसे हमें एकत्र करना चाहिए। उसको एकत्र करने से भी विभिन्न प्रकार से ऊर्जा का कम क्षय होता है। और पांचवा उपयोग हमारा मतलब ऊर्जा की क्षय को कम करने के लिए उसका पांचवा उपाय है कि जो हम घरों में बल्ब का प्रयोग करते हैं, उन बल्ब का प्रयोग करते समय हमें देखना चाहिए कि हम बल्ब कैसा यूज कर रहे हैं। हम साधारण बल्ब यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करेगा, अधिक ऊर्जा का क्षय करेगा। और अगर हम सीएफएल बल्ब को यूज कर रहे हैं तो वह क्या करेगा, वो जो हमारा सामान्य बल्ब होता है उससे कम ऊर्जा का क्षय करेगा। और अगर हम एलईडी लाइट का उपयोग कर रहे हैं तो वह सबसे कम ऊर्जा का क्षय करेगी। और जो हमारा सामान्य बल्ब होता है वो सिर्फ कितने घंटे चलता है, उसको हम 5000 घंटे ही उपयोग में ले सकते हैं। और जो हमारा सीएफएल होता है उसे हम कितने घंटे तक इस्तेमाल में ले सकते हैं, 12000 घंटे तक। और जो हमारा वो सीएफएल था वो हमारे कितने घंटे चलता है, सीएफएल तो हमारे 5000 घंटे तक हम उसे उपयोग में ले सकते हैं। और जो हमारा सामान्य बल्ब होता है उसे हम 1200 घंटे यूज में ले सकते हैं। और जो हमारा एलईडी होता है, एलईडी बल्ब होता है, उस एलईडी बल्ब को हम 50000 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊर्जा की क्षय को कम करने के लिए हमारे 5 उपाय थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। शक्ति क्या होती है, शक्ति की परिभाषा देखेंगे हम पहले। शक्ति की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को। शक्ति को हम पी से लिखते हैं, P बराबर क्या होता है, बटा T। कार्य को हम जितने समय में करते हैं वह क्या होती है, हमारी शक्ति होती है, P बराबर W/T। अगर हम W बराबर क्या ले, F ले, क्या ले, F, तो शक्ति बराबर क्या होगा, F बटा T। और अगर हम W बराबर mgh भी होता है, अगर गुरुत्वीय त्वरण दिया हो तो W बराबर क्या होगा, mgh। तो इस समय P बराबर क्या होगा, mgh बटा T। ये सभी किसके फॉर्मूले हैं, शक्ति के हैं। इन सभी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, शक्ति निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। क्या पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होती है, विद्युत शक्ति को भी हम P से लिखते हैं, P बराबर भी क्या होगा, W/T होगा। जो हमारी शक्ति के जो हमारे फॉर्मूला थे, सूत्र थे, वही हमारे विद्युत शक्ति के होंगे। जो अपना शक्ति होती है उस शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। और जो हमारा 1000 वाट होता है, या 1000 वाट, 1000 वाट में कितने यूनिट होते हैं, 1 यूनिट होता है। इन्हें हम 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं, इन्हें 1 केजी वाट भी लिख सकते हैं हम, इसमें भी 1 यूनिट ही होगा। और जब हम व्यावसायिक तौर पे विद्युत शक्ति की गणना करते हैं तो क्या करते हैं, जितने वाट होते हैं उन वाट से हम यूनिट निकाल लेते हैं, और उस प्रत्येक यूनिट का हम एक निश्चित दर से हम भुगतान करते हैं। जिससे अगर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने पर कितना, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे कितने रुपए लगेंगे, हमारा 4 रुपए लग रहे हैं। तो
4 रुपए लग रहे हैं, तो 5 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने पर 20 रुपए लगेंगे। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? जो विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर भी P बराबर W/T होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, और विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या होगा? वाट ही होगा। जो हमारा 1000 वाट होता है उसमें कितने यूनिट होते हैं? 1 यूनिट होता है। 1000 वाट यानी 1 किलो वाट भी हम उसे कह सकते हैं। और जो हमारा एक अश्व होता है, उस एक अश्व में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक अश्व में कितने वाट होंगे? 746 वाट। और जो हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा आती है उसका व्यावसायिक जो हम देखना चाहिए व्यावसायिक रूप से विद्युत शक्ति को, तो कैसे देखते हैं कि हमारे घर में हम जितनी वाट विद्युत शक्ति का उपयोग कर रहे हैं उस वाट के अनुसार हम यूनिट को निकाल सकते हैं, और हम जितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे उस यूनिट की एक निश्चित दर राशि के अनुसार हम उसका उपभोग करेंगे। जैसे कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का खर्च करने पर हमारे 4 रुपए लग रहे हैं, तो 5 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च करने में हमारे कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपए लगेंगे। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं हम कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्षय करते हैं और प्रति यूनिट कितने रुपए लेते हैं हमारे, तो उस हिसाब से हम हमारे बिजली के बिल में जितना भुगतान करते हैं वो जान सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ आज खत्म होता है। इस पाठ के अंदर हमने सरल लोलक के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि वह सिलेबस में अब नहीं आएगा, क्योंकि हमारे स्कूलों की 2 महीने तक पढ़ाई नहीं चली है, तो वह टॉपिक भी हमारा कट जाएगा। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। पूरा पाठ आपको ब्लैक बोर्ड पे याद हो गया होगा। और जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो ओनली फॉर ये ज्यादा 45 मिनट की वीडियो होगी। इस 45 मिनट की वीडियो में आपने पूरा पाठ समझ लिया, और YouTube पर ऐसे कोई सर नहीं है जिन्होंने आपको इतनी जल्दी ये पाठ समझाया होगा। और हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।